Hello and welcome to Achievers 5, dear learners. Today we are taking the topic psychological models of abnormality. अब तक हमने एबनॉर्मल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और उन वीडियोस को आप लिंक के थ्रू देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी के बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये टॉपिक आपके लिए है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है। लेकिन अगर आप इन जनरल ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और आपके अंदर ये क्यूरोसिटी है कि ह्यूमन बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों होता है या फिर हर पर्सन दूसरे पर्सन से इतना वेरी क्यों करता है और एबनॉर्मैलिटी कैसे अराइज होती है, तो ये जो वीडियो की पूरी सीरीज़ है आपके बहुत ज़्यादा काम की है, तो आपको शुरू से ज़रूर देखना चाहिए। तो लिंक को ज़रूर विजिट कीजिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी की। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप देख रहे हैं इसके थ्रू आप हमें अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और यहाँ ये सारा कंटेंट जो है वो आपको वहीं पर मिलेगा। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, बहुत सारे अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेंगे। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की डिफरेंट साइकोलॉजिकल मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कौन कौन से मॉडल होंगे, सो वी विल कवर दीज टॉपिक्स इन टुडेज क्लास। फर्स्ट इज द साइकोडायनामिक मॉडल, बिहेवियरल मॉडल, देन कॉग्निटिव मॉडल एंड देन ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ये चारों ही मॉडल जो है वो साइकोलॉजिकल मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। इनको एक एक करके स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले एक ओवरव्यू जरूर लेंगे कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी। देखिए, हम किसी भी चीज़ के बारे में जो व्यू रखते हैं वो हमारा एक थॉट होता है, हमारा एक परसेप्शन होता है अबाउट एनीथिंग। साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी डिफरेंट व्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर साइकोडायनामिक के टाइम पर वो दिए गए हैं, एक साइकोडायनामिक अप्रोच को वो फॉलो करता है तो वो साइकोडायनामिक मॉडल है। अगर वो बिहेवियरल अप्रोच को फॉलो करता है तो वो बिहेवियरल मॉडल है। कॉग्निटिव अप्रोच को फॉलो करता है तो कॉग्निटिव मॉडल है। और अगर ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच को फॉलो करता है तो वो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल है। अगर इन चारों टर्म में आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, देन आई वुड रेकमेंड यू टू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक वेयर यू विल फाइंड ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल। आज की क्लास में मैं मॉडल के साथ साथ ये व्यूज़ भी आपको साथ में क्लियर करती चलूँगी। तो अगर कोई भी डाउट है, आपने पहले कभी ये नाम नहीं सुने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइकोडायनामिक मॉडल से। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ईच ऑफ दीज मॉडल व्यू एबनॉर्मैलिटी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अपने अपने तरीके से, अपने अपने एंगल से, जिसने भी एबनॉर्मैलिटी को जिस एंगल से देखा है, जिस तरीके से लिया है, वही उस मॉडल में उन्होंने उस थॉट को दिया है और वही बात की है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइकोडायनामिक मॉडल। साइकोडायनामिक्स के फादर आप सभी जानते हैं, सिगमंड फ्रॉइड हैं, और इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। इनके लिए अनकॉन्शियस माइंड ही इंपॉर्टेंट था। इन्होंने कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स डिफाइन किए थे, जिसको हम कॉन्शियसनेस जो कि हमारे प्रेजेंट में जो चीज़ें होती हैं वो, सब कॉन्शियसनेस जो कुछ चीज़ें हमारे हिडन होती हैं, हमारी मेमोरीज का पार्ट होती हैं, और अनकॉन्शियस जो कि सब कुछ हम जो चीज़ें भूल जाते हैं, जो हमारे प्रेजेंट में भी नहीं रहती और याद दिलाने पर भी हमें याद नहीं आती, ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे अंदर हमारी पर्सनालिटी में जाके कहीं डीपर इनसाइड चली जाती हैं, वो सब अनकॉन्शियस होती हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया और उनके हिसाब से हमारी पर्सनालिटी जो है वो 3 सेंट्रल फोर्सेस से मिलकर बनी है, जिसको हम इड, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो के कॉम्बिनेशन से हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो अगर इनका रेशियो या प्रपोर्शन अगर बिगड़ जाए तो हमारी पर्सनालिटी भी उस हिसाब से डेविएट करेगी। अगर हम डेविएशन की कैटेगरी में आते हैं तो आपने पहले भी पढ़ा है कि एबनॉर्मैलिटी क्या है। एबनॉर्मैलिटी इज द डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। तो अगर हम अपनी नॉर्मल वैल्यू से डेविएट हो रहे हैं इन एनी एस्पेक्ट, तो जो है हमारी पर्सनैलिटी एबनॉर्मैलिटी की तरफ जाने लगेगी। तो बेसिकली साइकोडायनामिकल मॉडल में यही कहा गया है। सिगमंड फ्रॉइड ने ये दिया था क्योंकि साइकोडायनामिक्स के वो फादर हैं, इसीलिए उन्होंने ये मॉडल दिया है। और वो ये कहते हैं कि जब हमारी पर्सनालिटी में इड, ईगो और सुपर ईगो का बैलेंस नहीं होता, ये वो 3 सेंट्रल फोर्सेस हैं जो हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। तो अगर इनमें जब भी बैलेंस नहीं होगा तो पर्सन की पर्सनालिटी में भी बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल नहीं रहेगा, उसके अंदर एबनॉर्मैलिटी के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। अब साइकोडायनामिक अप्रोच क्योंकि अनकॉन्शियस को बहुत ज़्यादा फोकस करती है, अनकॉन्शियस माइंड पर बहुत ज़्यादा व्यू करती है, और ये तीनों ही जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस का पार्ट होते हैं। ये भी मैं आपको साथ में बताते चलूँ कि जो इड, ईगो, सुपर ईगो है ये अनकॉन्शियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनके अंदर अनकॉन्शियस ज़रूर एग्जिस्ट करता है। तो अनकॉन्शियस को भी हम साइड में करके नहीं चल सकते। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
जितनी भी हमारी अर्जेस होती हैं, इनकम्प्लीट डिज़ायर्स होती हैं, वो जिस तरीके के भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती हैं, उस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी में एबनॉर्मैलिटी देखने को मिलेगी। देखिए सेकंड पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, द साइकोडायनेमिक अप्रोच व्यूज एबनॉर्मैलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अनकॉन्शियस अर्जेस एंड कॉन्शियस डिज़ायर्स। हम प्रेजेंट में जो चाहते हैं और जो हमारे अनकॉन्शियस की जो डिज़ायर्स हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसको साइकोडायनामिक्स एक एबनॉर्मैलिटी की फॉर्म में देती है। ये मॉडल कम्प्लीटली अनकॉन्शियस को जो है वो फोकस करते हुए बात करता है। यहाँ पर हमारे जो भी इश्यूज़ हमारी लाइफ में रिजॉल्व नहीं होते हैं, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं इकट्ठे होते चले जाते हैं। देखिए आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कितने भी ईयर्स के होंगे, आपने जो भी अपनी पिछली लाइफ जी है, जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपकी अनरिजॉल्व रही हैं या जो भी चीज़ें आपको मिली नहीं है जो आप चाहते थे, जो भी आपके अनकॉन्शियस में जाके चीज़ें स्टोर हुई हैं, वो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर क्रिएट करते हैं। और उसी का जो हम रिफ्लेक्शन देखते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी में देखते हैं। यही कहा गया है साइकोडायनामिक थ्योरी में, और यही बात करता है साइकोडायनामिक मॉडल। अगर आप साइकोडायनामिक अप्रोच को पहले पढ़ चुके हैं तो इस मॉडल में फिर कुछ भी नया नहीं बचता है आपको समझाने के लिए। इसीलिए मैं जो अभी बात कर रही थी वो साइकोडायनामिक अप्रोच और साइकोडायनामिक मॉडल को कंबाइन करके कर रही थी। तो आपको ये भी समझाने की पूरी कोशिश की गई कि अनकॉन्शियस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनैलिटी के लिए अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक मॉडल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर एक थॉट की, हर एक इज्म की अपनी एक अप्रोच होती है और वो उस अप्रोच पर चलते हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम भी उसी के हिसाब से बात करते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट अप्रोच की तरफ पहुंचेंगे, नेक्स्ट मॉडल की तरफ पहुंचेंगे, तो हमारा जो थॉट है फिर वो उसी हिसाब से चलेगा। अब हम साइकोडायनामिक की बात नहीं करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बिहेवियरल मॉडल पे। बिहेवियरल मॉडल जो है वो बिहेवियरिज्म का एक प्रोडक्ट है। जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने इस मॉडल को दिया। उनका कहना था कि जो बिहेवियर होता है वो लर्न होता है। हर पर्सन हर तरीके के बिहेवियर को लर्न करता है, वो लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए आपने जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज पढ़ी हैं वो सब बिहेवियरिज्म में आती हैं, क्योंकि बिहेवियरिस्ट ही थे जिन्होंने लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी पर्सनैलिटी का माना। जैसा हम लर्न करेंगे वैसे ही हम बनेंगे, एकदम सिंपल बात। तो बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं कि लर्निंग हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा हम लर्न करेंगे, तभी तो आपसे कहा जाता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप अच्छी कंपनी में रहिए। आप एज ए यंगस्टर भी ये चीज़ देखते हैं, आपको भी ये चीज़ समझाई जाती है कि ऑलवेज चूज़ अ गुड कंपनी। आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, जैसा भी एटमॉस्फेयर चूज़ करेंगे, वैसा ही इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर आएगा। इसके अलावा आपके पेरेंट्स बचपन से यही चाहते हैं कि वो आपको एक ऐसे स्कूल में भेजे जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, ऐसे कोचिंग्स में भेजे जहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स हों, जो आपको लोग मिले वो अच्छे हों। यही वजह होती है कि वो ये जानते हैं कि जो आपका लर्निंग का फेज़ होता है, अगर उसमें आप एबनॉर्मल बिहेवियर को लर्न करने की कोशिश करेंगे, अगर आप विलिंगली नहीं करेंगे और अनविलिंगली भी हो जाएगा ऐसा, तो वो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाएगा। आपके अंदर वो एबनॉर्मैलिटी एग्जिस्ट करनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो बिहेवियरल मॉडल है ये लर्निंग पर फोकस करता है। ये कहता है कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो लर्निंग से मेंटेन होती है, और हमारे अंदर जो डिसऑर्डर्स जनरेट होंगे या जो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम होगी, एबनॉर्मैलिटी आएगी, वो रिजल्ट होगी कि हमने अगर कोई मैल अडेप्टिव वे ऑफ बिहेविंग लर्न कर लिया। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द रिजल्ट ऑफ लर्निंग मैल अडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग मीन्स कि जब भी हम मैल अडेप्शन की तरफ को बढ़ते हैं या ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं और उस बिहेवियर को हम लर्न कर लेते हैं कि लोगों में एडजस्ट ना कर पाना, किसी नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट ना कर पाना, हमारा जो अडेप्शन की प्रॉब्लम है, अडेप्टेशन की प्रॉब्लम है, वो जब प्रॉब्लम करने लगती है, वो जब अराइज होने लगती है, तो हमारी लर्निंग उसी हिसाब से होने लगती है। अब ये मानते हैं कि हमारा जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी पर्सन को कुछ लर्न करा रहे हैं और उसको हम अगर रिवॉर्ड दें, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से कुछ अच्छा लर्न करते हैं और मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे, इसको अच्छे से समझ के मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे वापस से, देन आई विल गिव यू समथिंग, राइट? तो उस केस में क्या होगा? यू विल बी मोटिवेटेड टू लर्न बेटर। आप अपनी लर्निंग को खुद ही बेटर बनाने के लिए खुद ही मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी एट टाइम ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें बहुत प्यार से नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर पनिशमेंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लर्निंग में। अब आप देखिए, बिहेवियरल मॉडल मोटी मोटी बात बस यही कहता है कि हम किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है, वो जो भी जिस तरह का भी बिहेवियर होगा वो लर्न करेगा, चाहे नॉर्मल हो या फिर एबनॉर्मल।
और ये मॉडल ओवरऑल हमारी लर्निंग की बात करता है और लर्निंग के थ्रू ही हमारे अंदर एबनॉर्मेलिटी जनरेट होती है। जिस तरीके की लर्निंग होगी वैसे ही हमारे अंदर एबनॉर्मेलिटी जनरेट होगी और वही आगे चल के डिसऑर्डर्स की भी फॉर्म ले सकता है। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव मॉडल की। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। इस मॉडल में हमारे फॉल्टी थिंकिंग को इम्पॉर्टेंस दी गई है। मतलब हम कैसा सोचते हैं, इट इज़ ऑल फ्रॉम द विद इन, हमें बाहर से कुछ नहीं करना है। देखिए, हमारी इरेशनल थिंकिंग, हमारी फॉल्टी थिंकिंग, जो भी हमारे थिंकिंग के प्रोसेस होते हैं, जब हम उसमें बायस्ड हो जाते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं वो एबनॉर्मेलिटी को जन्म देती हैं। आपने कई बार इस तरीके की बातें देखी या सुनी होंगी, आपने किसी से ज़रूर कहा होगा कि ऐसा नहीं है, तुम सिर्फ ऐसा सोच रहे हो। ये जो बात होती है कि ऐसा है नहीं बट तुम्हें ऐसा लग रहा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम्हें, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह की बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि नहीं नहीं देखो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है। दिस इज द फिनोमेना विच कॉग्निटिव मॉडल टॉक्स अबाउट। बहुत सिंपल है कि जब भी प्रॉब्लम, हमारे बिहेवियर में जो प्रॉब्लम दिख रही होती है वो अराइज कहाँ से होती है, हमारे दिमाग से, हमारी थिंकिंग से। ये बात करता है कॉग्निटिव मॉडल कि एबनॉर्मेलिटी कहाँ से रिजल्ट होके निकलती है, कहाँ से आती है, हमारी कॉग्निटिव प्रॉब्लम से अराइज होती है। और जब हम इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है लाइफ में। अगर किसी पर्सन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसका सोल्यूशन होता है टॉकिंग लीड्स टू रिजॉल्विंग, बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या उस पर्सन के सामने कुछ इस तरीके की चीज़ों को एक्शन में लेके आना जिससे वो ट्रस्ट कर सके हमारी बात पर, या हम उस चीज़ों पर ट्रस्ट कर सकें। तो इरेशनल थिंकिंग को निकाल कर रैशनल थिंकिंग को रिप्लेस किया जाता है कॉग्निटिव मॉडल में। और कॉग्निटिव थेरेपी भी इसी का ही एक प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ थिंकिंग को करेक्ट करना होता है। अब किसी की थिंकिंग को करेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। इट्स नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क कि कोई कुछ गलत सोच रहा है तो हम कह देंगे और वो मान लेगा, इतना आसान नहीं होता। तो कॉग्निटिव मॉडल जो है वर्क्स अ लॉट। इस मॉडल के अकॉर्डिंग पर्सन की थिंकिंग को इरेशनल से रैशनल बनाने के लिए पीपल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मेंटली इल पीपल होते हैं, जो भी जिनकी थिंकिंग में कोई भी इश्यूज़ होता है, जब वो अपने थिंकिंग की वजह से एबनॉर्मेलिटी को बर्थ देते हैं या उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जनरेट होने लग जाते हैं उनकी खुद की सोच की वजह से, तब उस थॉट प्रोसेस को या उस प्रॉब्लम सिस्टम को हम कॉग्निटिव मॉडल के अंदर रखते हैं। आसान था, आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अब हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। अगर आप ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल वर्ड को नहीं जानते हैं तो पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है समझना कि ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल वर्ड क्या है। देखिए, ह्यूमनिस्टिक का मतलब हो गया ह्यूमन को ऊपर रखने वाली अप्रोच। एग्जिस्टेंशियल मतलब दे हैव अ मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। वी ऑल हैव अ मीनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। जब हम इन चीज़ों से क्लियर होते हैं तब हम अपनी लाइफ में बड़ा अच्छे से आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस उलझन में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे अपने गोल्स क्लियर नहीं हैं, या फिर लोग उलझनों के साथ ज़िंदगी को जीते हैं, तो ये सब कुछ ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल के अंदर आता है। मतलब तभी प्रॉब्लम अराइज होती हैं। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल ये कहता है कि पर्सन की एबनॉर्मेलिटी उसके खुद की वजह से होती है कि वो अपने सेल्फ को डेवलप नहीं कर पाता, शार्प नहीं कर पाता, दुनिया के हिसाब से नहीं कर पाता, अपने सेल्फ को अच्छा नहीं बना पाता। तो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी को इस व्यू में देखता है। देखिए, दिस साइकोलॉजिकल मॉडल फोकसेस ऑन ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हम दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, कमाएंगे, एक फैमिली होगी, दुनिया से चले जाएंगे। दिस व्यूज एज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। बहुत कुछ है जो वी एज अ ह्यूमन बीइंग शुड डू व्हाइल वी आर ऑन दिस अर्थ। Existentialists believe that from birth humans have total freedom to give meaning to our existence or to avoid that responsibility. Abnormality, according to this model, arises due to the unfulfillment of dysfunctional life. अगर हम एक फुली फंक्शनिंग पर्सन बनना चाहते हैं या हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहते हैं और अगर हम वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं तब एबनॉर्मेलिटी अराइज होती है। तो ये बात है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल की, जिसमें पर्सन के एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है। अगर पर्सन अपनी थ्रू आउट लाइफ में उस मीनिंग को फाइंड आउट कर लेता है तो वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। अगर पर्सन उस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अक्रॉस जा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है वो क्या करना चाहता है, वो अपने सेल्फ पे क्लियर नहीं है, वो सेल्फ डाउट में जी रहा है, तब हम उसके अंदर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स देखते हैं। और ये रियल लाइफ में भी होता है। देखिए,
जो भी लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, जिनकी सेल्फ एफिकेसी लो होती है, जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप देख रहे हैं ना सेल्फ के डिफरेंट एस्पेक्ट पे पर्सन लो है, तो ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं दिखाई देंगे। वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। बहुत ज़रूरी होता है पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस का होना, उसका सेल्फ हाई होना, जिससे कि वो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से जी सके। तो ये था ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। तो आज हमने साइकोलॉजिकल मॉडल्स के अंदर 4 डिफरेंट मॉडल्स की बात की, और व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, इट इज़ द सोशियो कल्चरल एंड डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। ये दोनों ही मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल रहेगा। तो इस प्लेलिस्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो वही मिलेगा। चलिए आपसे वही मुलाकात करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, also subscribe to the channel if you have not done it yet, and keep supporting us like you always do. Thank you so very much. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.